कैसे हैं? क्यों सर? गुड। तो अमितेश, आपको हमारे साथ 6-7 साल हो गए अब श्रमिकों की सहायता करने में। अभी आप पुणे सेंटर चला रहे हो वर्कर्स के लिए। उससे पहले आपने फरीदाबाद चलाया, उससे पहले मानेसर में शुरुआत की हमारे साथ। और एक चीज जो हम सुन रहे हैं वर्कर्स से, वो ये कि कई बार उनको ईएसआईसी में अपने मेडिकल के बिल लेने में दिक्कत आती है, रिइंबर्समेंट में दिक्कत आती है ना? तो कुछ केस अच्छे होते होंगे, कुछ खराब होते होंगे। आपका क्या अनुभव है? जी सर, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। ईएसआईसी से मेडिकल बिलों का भुगतान होता है, ये इसकी एक अच्छी योजना है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आपने अभी सवाल पूछा है। क्योंकि पिछले 7 सालों में हमने अभी तक 100 वर्करों को उनके मेडिकल बिलों के भुगतान दिलवाने में मदद कर चुके हैं। लेकिन उसके साथ में जो हमने सीखा है कि चैलेंजेस कहाँ पे हैं वर्कर के, वो चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि वर्कर को क्लेम फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये उनको नहीं पता है। क्लेम फॉर्म अगर मिल जाता है कैसे भरना है ये उनको नहीं पता है। अगर क्लेम फॉर्म भर भी गया तो उसके साथ में और कौन कौन से दस्तावेज लगने हैं ये उनको नहीं प्रॉपर पता होता है। और अगर क्लेम फॉर्म के दस्तावेज पूरे भी हो गए तो उसको जमा करना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि जल्दी फाइल जमा नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमी इस आईसी में निकल आती है। हम्म। तो ये जो चैलेंजेस है वर्कर के, इनसे वर्कर जूझता है, जिनको हमने ऑब्जर्व किया है कि एक फाइल जमा करने में वर्कर को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर मैं हम्म। आपको एक बात समझाऊं एक स्टोरी के माध्यम से। हम्म। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है। एक वर्कर हमारे ऑफिस में आया था जिसका नाम है मिलन चक्रवर्ती, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। उनकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। पिछले वर्ष 2023 में अगस्त महीने में मिलन चक्रवर्ती चाकर एमआईडीसी में एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उनके पैर में चोट लग गई, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। हम्म। अब उस फ्रैक्चर होने के कारण उनको इमरजेंसी में नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, प्राइवेट अस्पताल में। और हम्म। उस दिन, जिस दिन जब तक उन्होंने प्राइवेट में एडमिट रहे, जब वो डिस्चार्ज हुए, उस प्राइवेट अस्पताल का खर्चा उनका 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ वहां। हम्म। उन 1.5 लाख रुपयों का भुगतान पाने के लिए मिलिंद चक्रवर्ती पिछले 10 महीनों से चक्कर लगा रहे हैं एसआईसी के, लेकिन हम्म। आज तक वो फाइल जमा नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पे क्यों? क्योंकि जब भी वो आते हैं उनके फाइल में कोई ना कोई कमी निकल आती है। अच्छा। पिछले दो पिछले हफ्ते एसआईसी ने उनको ये कह के वापस कर दिया कि आपके बिलों में पेड की स्टैंप नहीं लगी हुई है, आप जाके लगवा के आइए तब हम बिल जमा करेंगे। अब मिलिंद चक्रवर्ती इतने परेशान हो चुके हैं, वो बोलते हैं सर मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के आता हूँ, फाइल जमा करने आता हूँ, मेरी फाइल नहीं जमा हो रही है। तो अगर ये प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाए, आसान हो जाए, ताकि हमारी फाइल आसानी से जमा हो पाए। तो ये चैलेंजेस हैं जिनसे वर्कर जूझ रहे हैं, उनको फाइल जमा करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं। सही आपने बोला। कई वर्कर्स की अच्छे फाइल चल भी जाती होगी, पर जो अटक जाता है फिर वो अटक जाता है, और हमारा काम है उनकी सहायता करना और उससे सीखना, और ईएसआईसी से फिर प्रोसेस को इम्प्रूव करवाना। तो ये जो प्रोसेस आपने करी, ये बिलों की भुगतान के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि कैसे है, ये कैसे चलता है? ईएसआईसी द्वारा मेडिकल का जो भुगतान किया जाता है, वो ईएसआईसी की एक बहुत अच्छी योजना है। इसका जो बिलों का भुगतान उस कंडीशन में होता है कि जब कोई वर्कर इमरजेंसी में उसको अपना इलाज कराना पड़ता है, चाहे खुद का इलाज या अपने परिवारजनों का इलाज कराए। हम्म। अगर वो इलाज इमरजेंसी में कराना पड़ा वर्कर को, तो उन उन बिलों का भुगतान ईएसआईसी उसको भुगतान कर देता है गवर्नमेंट के रेट से, जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएचएस रेट बोलते हैं। अच्छा। अच्छा, और आपने बोला अगर कोई इसको जबरदस्त तुरंत या इमरजेंसी करवाना पड़ जाए, इस तुरंत का हम्म। क्या मतलब है? क्या डेफिनेशन है कि अगर तुरंत काम हो तभी ये रिimbursement होगी? तुरंत मतलब ये होता है सर कि सपोज डेट मैं एक वर्कर हूं, मैं अपनी फैक्ट्री में काम करने जा रहा हूं हम्म। और जाते समय मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। अब रोड एक्सीडेंट हो गया है तो ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, भयंकर चोट लग गई है।
तो उसको पहले सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी केस है, अगर वो तुरंत नजदीकी अस्पताल में एडमिट नहीं कराया जाएगा तो उसकी जान जा सकती है। तो ये जो प्राणघातक बीमारियां हो गई, जैसे किसी को हार्ट हार्ट अटैक आ गया, इमरजेंसी में किसी रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, पूरा हाथ कट गया, तो इसमें सबसे पहले नजदीकी किसी भी प्राइवेट अस्पताल में वर्कर इलाज कर सकता है। ईएसआईसी बोलता है कि आप इलाज करवाइए, जो खर्चा इमरजेंसी में होगा आपका, जितने दिन एडमिट रहेंगे आप, वो खर्चा आपको हम रिम्बर्समेंट करेंगे। ये एक प्रोसेस है। इसमें कुछ शर्तें भी होती हैं कि वर्कर को कम से कम उसमें 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आपने बोला कि सीजीएचएस के नियमों के हिसाब से मिलता है, ये का क्या मतलब है वर्कर के लिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। सीजीएचएस का मतलब ये होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। सीजीएचएस केंद्र सरकार ने सीजीएस योजना चला रखी है, जिसमें दवाओं के, ऑपरेशन के जो चार्जेस होते हैं प्राइवेट अस्पताल में, उनके रेट पहले से ही फिक्स होते हैं। क्योंकि प्राइवेट, आप आज के दौर में आप अपना कोई भी ऑपरेशन किसी प्राइवेट में करवाइए एक अस्पताल में, और वही ऑपरेशन कहीं दूसरे से करवाइए, दोनों में रेट में डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सीजीएस रेट योजना के सीजीएचएस में एक रेट फिक्स कर रखा है कि आप चाहे किसी किसी अस्पताल में करवाएं, वो रेट के हिसाब से ही आपको वर्कर को भुगतान उस चीज का मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे सीटी स्कैन होता है, तो सीटी स्कैन का अभी सीजीएचएस में रेट रिवाइज हुआ है, वो 11,500 रुपए उसका रिम्बर्समेंट करते हैं एक सीटी स्कैन करवाने का। और ये जो रेट होते हैं, ये महंगाई के अनुसार समय समय पर सीजीएचएस योजना के तहत में इसको रिवाइज भी किया जाता है। ये बहुत क्लियर बात हो गई। और ये रेट सारे कहीं इंटरनेट वगैरह पे देखने के लिए मिलते हैं कि वर्कर चेक कर सकें? सीजीएचएस रेट की लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन ईएसआईसी के पास में जब रिम्बर्समेंट होता है, जब कोई वर्कर डिमांड करता है, तो उसको किस रेट से भुगतान किया गया है, क्योंकि कई वर्कर्स आरटीई के माध्यम से ये मांगते भी हैं कि हमारा, अगर हमने 1 लाख का बिल जमा किया, हमको 80,000 वापस मिले, तो कैसे रेट से वापस हुआ, तो उसमें ईएसआईसी उनको इन्फॉर्म करती है। ठीक है। अब ये जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदनी पड़ती है वर्कर्स को कई बार, या प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जैसे टेस्ट के लिए किसी के लिए जाना पड़ा, तो ये तो इमरजेंसी वाली बात हो या ना हो, इसके लिए फिर क्या रिइंबर्समेंट की स्कीम है? नहीं, ये देखिए सर, ये कोई वर्कर ईएसआईसी में पंजीकृत है, मतलब उसके पास ईएसआईसी कार्ड है, तो उसका और उसके परिवारजनों का पूरा इलाज करने की जिम्मेदारी ईएसआईसी की है। चाहे वो ऑपरेशन करना हो, चाहे वो दवा लेना हो, और चाहे वो कोई टेस्ट करवाना हो। कि आप अपनी मर्जी से कोई भी जांच, कोई भी दवा, कोई भी ऑपरेशन बिल्कुल मत करवाएं। आप ईएसआईसी जाएं, ईएसआईसी की डिस्पेंसरी जाएं, ईएसआईसी के अस्पताल जाएं, वहां से इलाज करवाएं। यदि वहां पे वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, दवा नहीं है, मेडिकल टेस्ट नहीं है, और आपको बाहर कराने की जरूरत पड़ती है, तो ईएसआईसी के डॉक्टर से परमिशन लें, उनसे बाकायदा अपने ओपीडी स्लिप पे या नोटबुक पे एनए लिखवाएं, जिसको मतलब होता है नॉट अवेलेबल। चाहे अगर कोई मेडिसिन लिखा हुआ है तो उसमें लिखा वो एसएससी नहीं मिली आपको, तो लिखवाइए नॉट अवेलेबल, एनए डॉक्टर लिख के देता है। कोई टेस्ट लिखा है, सोनोग्राफी लिखा है, उसके एमआरआई लिखा है, सीटी स्कैन लिखा है, उसमें भी लिखवाइए नॉट अवेलेबल इन ईएसआईसी, वो लिख के देंगे डॉक्टर। उसके बाद अगर आप बाहर जाकर टेस्ट करवाएंगे, वो बिल ला के जमा करवाएंगे, तो आपको बिलों का भुगतान पक्का मिलेगा। अगर डॉक्टर नहीं लिख रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि उस अस्पताल के जो सिविल सर्जन है या मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है, उनके पास आकर के एनए करवाएं। वो 100% वहां से उनको मिले, एनए लिख के मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वर्कर जब कभी कभी अपनी मर्जी से प्राइवेट जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, हम्म। है ना? यही कह रहे हैं, करेक्ट?
राइट? जी बिल्कुल। अपनी मर्जी से अगर आप चाहें कि हम इलाज करवा लें बाहर प्राइवेट से, अपनी मर्जी से दवा ले लें खरीद करके बगैर एसआईसी के परमिशन के, या कोई जांच करवा लें, उस केस में एसआईसी से आपको रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। आप पहले एसआईसी जाए, वहां से परमिशन लेके ही सारा काम करवाएं। ठीक है। अब मान लो वर्कर ने ये सब कर लिया अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, जो भी उनके कवर्ड हैं ईएसआईसी में। अब इसके बाद ये जो बिल है, हम्म। इसको ईएसआई में जमा करवाने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया? जी। अगर कोई वर्कर प्राइवेट में इलाज करवा रहा है या करवा चुका है, जैसे आपने बोला करवा चुका है, और वो डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने के बाद में बिल जमा करवाने के प्रोसेस होते हैं। हम्म, इसका एक स्टेप होता है। हम्म, सबसे पहली बात यह है कि वर्कर अपनी डिस्पेंसरी में जाए, और वो डिस्चार्ज पेपर जो उसको डिस्चार्ज मिला है प्राइवेट से, और वो जो केस पेपर उसको मिला है, वो जाके अपने डिस्पेंसरी में, वो उसको डिस्पेंसरी से एक क्लेम फॉर्म मिलेगा। अच्छा। नंबर टू, क्लेम फॉर्म मिलने के बाद में उसको प्रॉपर भरना है वर्कर को, और भर करके उस क्लेम उसको क्लेम फॉर्म भर करके उस डिस्पेंसरी में एमएचओ को दिखाना है। तो हम्म, क्लेम फॉर्म जब भरेंगे वर्कर, तो उसी क्लेम फॉर्म के साथ में ईएसआईसी डिस्पेंसरी से वर्कर को एक चेकलिस्ट मिलती है। उस हम्म, चेकलिस्ट में सारे दस्तावेज लिखे रहते हैं कि क्या क्या दस्तावेज और लगने हैं उस क्लेम फॉर्म के साथ में। हम्म, तो क्लेम फॉर्म, आपके चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स, इनको प्रॉपर लगा करके क्लेम फॉर्म पूरा अच्छी तरीके से भर करके वापस जाना है नंबर 3 स्टेप में, एमओआईसी के पास में जमा करना है जहां से आपको क्लेम फॉर्म मिला डिस्पेंसरी में। और जमा करके नंबर 4 स्टेप है, वर्कर को अपनी रिसीविंग जरूर लेना है कि हम्म। मैंने क्लेम फॉर्म सबमिट किया है, क्योंकि बगैर रिसीविंग के उसको बहुत दिक्कत आ जाती है। कि उसको अपने फाइल को चेक कैसे करना है, उसको बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो ये 4 स्टेप उसको फॉलो करना है, इस स्टेप में बिल जमा हो जाता है। ये रिसीविंग की दिक्कत कई ऑफिसेज में आती है, ईएसआईसी में रिसीविंग देते नहीं हैं। अगर वहां रिसीविंग ना मिल रही हो तो वर्कर को क्या करना चाहिए? जैसे कि ओरिजिनल कागज ना दे, डुप्लीकेट अपने पास रखे, या कोई और सबूत पैदा करे कि मैंने दिया, कुछ हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रिसीविंग नहीं दे रहा है, तो आप उस हर एक ऑफिसर्स में उनके सीनियर होते हैं, सीनियर से बात बताएं कि सर हमको रिसीविंग नहीं मिल रही है, हमको दिक्कत आएगी। पहला पॉइंट तो ये है कि आप सीनियर तक बात पहुंचाएं वहां पे कि रिसीविंग हमको चाहिए। अगर रिसीविंग तभी नहीं मिल रही है, तो आप उसकी एक क्लेम फॉर्म के जो फ्रंट पे जहाँ पे अमाउंट लिखा है, नाम लिखा है, तो आप उसकी जिरॉक्स करवाएं, खुद ही उस डेट में लिखें कि मैंने इतनी तारीख को इस ऑफिस में बिल जमा करवाएं। तो आपके पास एक कॉपी आ जाती है कि हमने ये इतना क्लेम फॉर्म इस डेट को यहाँ पे अपने डिस्पेंसरी में जमा करवाया है। तो ये हो जाता है। और आजकल तो हर वर्कर के पास में कैमरा है, मोबाइल है उनके पास में उसमें, तो आप वहाँ पे फोटो खींच सकते हैं एक एविडेंस तौर पे कि मैं इतनी तारीख को यहाँ पे आया था क्लेम फॉर्म जमा करने के लिए। ये सब कुछ सोल्यूशन जो वर्कर्स करते हैं यहाँ पे पा सकते हैं आजकल। ये अच्छी बात है और करना भी चाहिए अगर नहीं मिल रही हो रिसीविंग। और इसके अलावा अगर जो ऑफिसर के डेस्क पे आप जमा करवा रहे हैं उनका नाम वहाँ लिखा होना चाहिए, और नाम भी नोट कर लेना चाहिए कि किस बिल्कुल। officer को आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं। और अगर नाम वहाँ ना लिखे हों तो ये होना चाहिए नाम, वो भी आप उसके बारे में भी सीनियर्स को बोल सकते हैं, पर वो जी। अलग बात। ठीक है। तो ये आपने एक प्रोसेस बताई, लेकिन आमतौर पे कागजी कार्रवाई बहुत होती है। अभी आपने हम्म। क्लेम फॉर्म के बताया, दस्तावेज के बारे में बताया। अब मैं आपसे पूछूंगा तो मुझे 10-15 चीजें गिना दोगे। कौन तरीके से बताइए कि वर्कर के लिए, कौन तरीके से बताइए कि कौन सी चीजें इसमें चाहिए जो आसान है, लगभग हर एक के पास होती है, और कौन सी चीज में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? ईएसआईसी से बिलों का भुगतान पाने का की जो दस्तावेज है, वो तो हालांकि एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेन 10 पेपर हैं जिनको जमा करवाने की, जिनको ध्यान देने की जरूरत होती है, जो जमा करते समय लगते ही लगते हैं। हम्म, अगर मैं इसको टुकड़ों में बांटूं कि पहले 3 पेपर ऐसे हैं जो ईएसआईसी से जुड़े हुए होते हैं, जैसे उसका ई पहचान कार्ड, वर्कर का जीरोक्स, उसका ई पहचान कार्ड जिसको टीआईसी बोलते हैं, उसका फोटोकॉपी लगता ही लगता है, वो अपने पास वर्कर के पास होना चाहिए। उसका बैंक डिटेल जिसमें पासबुक, चेकबुक, ये उस ईएसआईसी में जमा करना पड़ता है पैसे लेने के लिए। नंबर हम्म, 3, वर्कर का पैन कार्ड, आधार कार्ड। ये जो है ईएसआईसी कार्ड, उसका बैंक डिटेल यानी पासबुक या चेकबुक, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट तो वर्कर के सबके पास होते हैं, ये तो हर क्लेम फॉर्म में लगते लगते हैं। इसके अलावा और जो 7 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है उसमें है कि क्लेम फॉर्म। ये क्लेम फॉर्म एक फॉर्म होता है जिसमें वर्कर को लिखना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पे एडमिट हुआ, किस डेट में एडमिट हुआ, ये पूरा भरना पड़ता है। तो ये क्लेम फॉर्म आपको आपके डिस्पेंसरी से मिलेगा। क्लेम फॉर्म के बाद में
आप इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराने के लिए क्यों गए, किस कंडीशन में गए, उसका एक आवेदन देना पड़ता है, मतलब कि खुद से कि मैं इतने तारीख को इतने अस्पताल में एडमिट हुआ, इस कंडीशन में एडमिट हुआ था, इसलिए एडमिट हुआ था। तो एक आवेदन लिख देना पड़ता है कि क्यों एडमिट हुए, किस रीजन से एडमिट हुए थे। उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं हकदारी प्रमाण पत्र। हकदारी प्रमाण पत्र ये आपको आपके ब्रांच ऑफिस से या आईपी पोर्टल से वर्कर खुद भी निकाल सकता है, या आपको अपने डिस्पेंसरी से भी मिल जाएगा। इसको आप अपने नियोक्ता से, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, वो भी निकाल के दे सकते हैं कि मैं इस बिल का क्लेम करने के लिए हकदार हूँ। मेन कंसर्न ये होता है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, हकदारी प्रमाण पत्र। ये हकदारी प्रमाण पत्र आपको यहाँ से मिल जाएगा। नंबर 7वां है डिस्चार्ज कार्ड। जब आप अस्पताल में एडमिट होते हैं तो वहां से आपको डिस्चार्ज कार्ड मिलता है, प्रॉपर लिख के केस पेपर टाइप का, कि इतने तारीख को एडमिट हुए और इतने तारीख को डिस्चार्ज हुए आप। जैसे एक को एडमिट हुए, 7 डिस्चार्ज हुए, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज कार्ड। अब हमने पहले बात कर चुके हैं इमरजेंसी प्रमाण पत्र की, कि ये ट्रीटमेंट इमरजेंसी में किया गया है। ये भी पेपर भी आपको प्राइवेट अस्पताल लिख के देगा जहां पे एडमिट थे आप, कि ये पेशेंट का हमने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट किया है। तो आपातकालीन प्रमाण पत्र, इमरजेंसी सर्टिफिकेट, ये वर्कर को अस्पताल से मिल जाएगा। नौवां डॉक्यूमेंट है प्राइवेट अस्पताल में जो आपने इलाज करवाया है उसके सभी बिल, वो भी ओरिजिनल, फोटोकॉपी बिल्कुल नहीं, सारे बिल आपको लेने हैं वो प्राइवेट अस्पताल से। और सारे बिलों पे डॉक्टर की स्टैंप, अस्पताल की स्टैंप और मोहर होनी, सिग्नेचर, मोहर और सिग्नेचर होना कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए उस पे। और लास्ट में बात करूं कि सारे जो आपके टेस्ट हुए अस्पताल में, यानी आपके, मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कि एक अस्पताल के बिल हो गया, नंबर 2 हो गया आपका मेडिसिन के बिल, और नंबर 3 हो गया आपके टेस्ट रिपोर्ट के बिल, जितने भी टेस्ट हुए। ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी, ये तो डॉक्यूमेंट्स क्लेम फॉर्म के साथ जमा करना ही पड़ेंगे आपको बिल रिम्बर्समेंट के लिए। ठीक है, सुनने में 10 ज्यादा लगते हैं, लेकिन उसमें से आप कह रहे हो 3 तो हर एक वर्कर के पास होते ही होते हैं पहले से। जी और जब मैं आपकी लिस्ट सुन रहा हूँ उसमें क्लेम फॉर्म तो एक ऑब्वियस ही बात है कि भरना ही पड़ेगा, वो तो एप्लीकेशन हो गई, तो उसमें भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके अलावा एक एक चीज आपने बोली, हकदारी प्रमाण पत्र, जैसे आपने बोला, राइट, वो एक अलग सा एक डॉक्यूमेंट है जो वर्कर खुद भी, आप कह रहे हो, अपने इंटरनेट पोर्टल से निकाल सकता है। उसके अलावा 4-5 डॉक्यूमेंट है, वो तो हर वर्कर के पास वैसे होने ही चाहिए, जैसे मेडिकल का क्या बिल है, ओरिजिनल में क्या उसने इलाज करवाया नहीं करवाया, इमरजेंसी है तो सुनने में हालांकि मुश्किल लग रहा है, पर इतना मुश्किल है नहीं। ये बात ठीक है, आपको सुनने में ठीक लग रही है, या कुछ मुश्किल है, और इसके बारे में कोई सलाह देना चाहेंगे आप वर्कर को? नहीं, बिल्कुल सर, आपने सही बोला, मुश्किल नहीं है सर। मुश्किल क्योंकि ये दस्तावेज अगर आपने प्राइवेट में इलाज करवाए हैं तो इनमें से, अगर हकदारी की बात छोड़ दूं मैं, बाकी सब दस्तावेज आपके पास होते ही होते हैं। करेक्ट। अब ये हकदारी प्रमाण पत्र, मैंने बोला आपको कि आईपी पोर्टल वर्कर इस ऐसे उससे निकाल सकते हैं आप, ब्रांच ऑफिस दे सकता है आपको, आपका नियोक्ता दे सकता है आपको। तो ये दस्तावेज प्रॉब्लम नहीं है। चैलेंज वहां पे आता है कि वर्कर समझ नहीं पाता है कि ये हकदारी प्रमाण पत्र क्या है, क्लेम फॉर्म क्या है, डिस्चार्ज कार्ड क्या है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट क्या है, उनको कैसे सीक्वेंस में लगाएं। वो चैलेंज है उनको अगर साथ में जब समझने में, उसको लगाने में, क्लेम करने में, ये चैलेंज आता है। तो खर्चे की बात आती है, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इन इमरजेंसीज की वजह से जाए, इसमें कोई अमाउंट की लिमिट है? नहीं, अगर आप एएसआईसी के अलावा बाहर प्राइवेट में इमरजेंसी में एडमिट होते हैं तो इसमें अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है कि आप 10 लाख का इलाज करा सकते हैं, 5 लाख का करा सकते हैं, 2 लाख करा सकते हैं। जितना जितनी जरूरी है इमरजेंसी में, आप इसमें कोई लिमिट नहीं है, उतना इलाज करा सकते हैं आप। हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है कोई बड़े अमाउंट का जो हमने सुना हो या दिलवाया हो, या दिलवा रहे हैं? वर्कर है जिनका नाम रामपाल है, और उनका कंपनी में काम करते समय पावर प्रेस मशीन पे उनका दोनों हाथ की उंगलियां कट गई, और वो वर्कर को उनके नियोक्ता ने इमरजेंसी में प्राइवेट में एडमिट कराया। उसका जो अमाउंट था वो 8.5 लाख रुपए का अमाउंट था। अच्छा। 8.5 लाख रुपए खर्च हुए, क्योंकि वो लगभग लगभग आई थिंक 2 महीने के आसपास एडमिट था वर्कर। हम्म। और डॉक्टर ट्राई कर रहे थे कि उसकी उंगली ना कटे, तो डैमेज हुई, लेकिन लास्ट में उंगली कटी गई, तो इसलिए कई बार लंबा इलाज चलता है कि उंगली बचाने के चक्कर में लंबा इलाज चल गया, तो वो एडमिट होकर वहीं एडमिट रहा, और उसमें लगभग लगभग 8.5 लाख रुपए खर्चे हुए हैं। अब इस 8.5 लाख रुपए का ईएसआईसी में उसने क्लेम फॉर्म सबमिट किया, और उसको उसके पैसे भी मिले तकरीबन। मैं बताऊं, मुझे अमाउंट अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 5 लाख या 5.5 लाख में उसको रिम्बर्समेंट हुए थे वर्कर को, इतना मुझे याद है। तो बाकी? जैसे मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट में सीजीएचएस रेट निर्धारित होता है, तो जितने उसने क्लेम किया था 8.5 लाख रुपए का, वो उसका जो सीजीएचएस रेट में कन्वर्जन होकर अमाउंट आया वो 5.5 लाख रुपए अमाउंट आया। तो बाकी फिर मालिक ने दिया होगा इस हालातों में? यस, जो रिमर्समेंट हुआ वो 5.5 लाख का एसेस हुआ है, बाकी कंपनी ने पेड किया उसको।
ये अच्छी बात है, और ये भी सोचने वाली बात है कि जब ये प्रोसेस अच्छी तरीके से चलती है तो वर्कर के जो ईएसआईसी से बेनिफिट हैं, ये जरूरी है जानना कि ये हैं और लें, और ईएसआईसी करती है अगर काम ठीक किया जाए। तो ये जरूरी है कि वर्कर इसका इसका ध्यान से यूज करे। अच्छा, जी। इसकी टाइम की कोई डेडलाइन होती है कि इतने समय में ही आपको क्लेम भरना है, या कोई और टाइम की लिमिट हो इसमें? नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। ईएसआईसी में अगर आप बिल रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम फाइल जमा करना चाहते हैं तो इसकी एक स्टैंडर्ड टाइम लिमिट है। ईएसआईसी बोलता है कि आप 1 साल तक, जब से आप एडमिट हुए हैं उस डेट से लेकर के 1 साल के अंदर तक आप अपने बिलों का भुगतान पाने के लिए क्लेम फाइल सबमिट कर सकते अगर इन बिलों के भुगतान में कोई देरी हो रही हो तो फिर क्या करना चाहिए, और उससे पहले एक्चुअली वर्कर स्टेटस कैसे चेक करे कि पेमेंट का क्या स्टेटस है क्या नहीं है? हैं। अगर आपने जो 2 सवाल पूछे सर, अगर वर्कर ने अपना क्लेम फाइल सबमिट कर दिया और उसको रिसीविंग मिल गया हम्म। और उसके बाद उसको पेमेंट नहीं आ रहा है, वो 2 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, तो उसको अपना स्टेटस चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो करनी भी चाहिए वर्कर को, क्योंकि उसको ये पता करना चाहिए कि हमारा क्लेम फाइल कहाँ तक पहुंचा है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो हम्म। अगर वो अपना स्टेटस चेक करना चाहता है तो वो रिसीविंग फाइल जो उसको रिसीविंग मिली है, वो रिसीविंग लेकर के अपनी डिस्पेंसरी में जाए और वहां पे जो संबंधित अधिकारी है वहाँ के एमओआरसी इंचार्ज, उनको रिसीविंग दिखाए और अपने बिल के बारे में पूछे कि सर इतना टाइम हो गया, 4 महीने बीत गए हमको बिल जमा किए हुए, हमारे बिल का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। तो वहां से हम्म। उसको जवाब मिलेगा। तो अगर वो डिस्पेंसरी से उसको जवाब सटीक नहीं मिलता है तो कंसर्न अधिकारी होते हैं कि जैसे सिविल सर्जन, उसके ऊपर सीनियर सीनियर अधिकारी हो गए, वहां पे जाकर भाई, अब जो वहां पे जाकर भाई अपनी स्टेटस को चेक कर सकता है, पूछ सकता है उसके बारे में। ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है? ईएसआईसी में बिल रिप्लेसमेंट की केस के वो पता करने के लिए और इसका स्टेटस चेक करने के लिए अभी तक ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है। आप वर्कर कोई भी नीचे कर सकता है कि कैसे ऑनलाइन कहाँ मेरा केस फाइल पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इसकी भी हम मांग करते हैं। तो अगर देरी हो रही हो तो वर्कर क्या करे? अगर वर्कर को टाइम लग रहा है अपने पैसे पाने के लिए तो वो कुछ तरीके अपना सकता है। जैसे सबसे पहले तो अपने सबसे पहले तो अपनी वो रिसीविंग लेकर के डिस्पेंसरी के जो अधिकारी होते हैं, सिविल सर्जन, उनके पास है और उनको बोले कि सर हमारा इतना टाइम लग रहा है, मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ इश्यू है क्या। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको वहां से बताया जाएगा। अगर वर्कर वहां संतुष्ट नहीं हो रहा है उनके जवाब से, डिस्पेंसरी जहां उसने फाइल जमा करवाई है, तो उसके बाद में वो ईएसआईसी के ऑफिसर्स होते हैं, आरओ है, एसआरओ, जिसको हम लोग उप क्षेत्रीय कार्यालय या रीजनल ऑफिस बोलते हैं, वहां पे जाकर के वर्कर अपनी बात रख सकता है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हर रीजनल ऑफिस में और या उप क्षेत्रीय कार्यालय में जो एसआरओ है, आरओ, वहां पे हर महीने एक सुधा समागम आयोजित की जाती है, जहाँ पे जो वर्कर एसआईसी में पंजीकृत हैं उनको एसआईसी में कोई भी दिक्कत है, चाहे इलाज में दिक्कत हो, चाहे उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है जो इलाज करवा रहे हैं, चाहे बिल रिम्बर्समेंट का इशू है, तो उस मीटिंग में जाकर के वर्कर अपनी बात को रख सकता है और वहां पे अपने सवालों का जवाब पा सकता है। अगर वो उस जवाब से भी संतुष्ट नहीं है, सुधा स्वागत की मीटिंग से भी, तो एक एसआईसी में एक ऑनलाइन क्लेम की व्यवस्था है जिसको बोलते हैं सीपी ग्राम पोर्टल। हम्म। सीपी ग्राम पोर्टल में भी कर जाकर के ऑनलाइन अपनी क्लेम को दर्ज कर सकता है और वहां पे उसको जवाब फोन के माध्यम से या ईमेल पे वर्कर को जवाब मिलता है ऑनलाइन मेथड से। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है ऑनलाइन का, लेकिन अगर आप ये सिस्टम इसमें से आपको बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इन जवाबों से, आपको हमारी मदद चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे सेफ्टी फाउंडेशन के जो सेंटर बने हुए हैं मानेसर में, पुणे में, फरीदाबाद में, आप हमारे श्रमिक सहायता सुधा केंद्र पर आए और सेफ नेट फाउंडेशन से आपको पूरी मदद की मिलेगी कि कैसे आप अपने बिलों का भुगतान पा सकते हैं, और लेट हो रहा है तो उसका स्टेटस क्या है, उसको भी जानने का हम मदद करेंगे, तो आपके साथ वर्कर को गाइड करेंगे कैसे पता चल सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपने सुविधा समागम की बात करी, इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि क्या है ये? जी, सुधा समागम ईएसआईसी द्वारा संचालित एज ए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे होता है, वो एक समागम मीटिंग है, यानी मिलन मिलन मीटिंग होता है जिसको समागम बोलते हैं, कि वर्कर वहां मिलते हैं। वो पूरे इंडिया में हर महीने के दूसरे बुधवार को हर आरओ में, एसआरओ में, यानी क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, इनमें मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में उस रीजन के जो डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर इंचार्ज हैं या रीजनल डायरेक्टर हैं, ये मीटिंग में शामिल होते हैं। डिस्पेंसरी के अधिकारी शामिल होते हैं, मेडिकल से जुड़े हुए अधिकारी भी शामिल होते हैं, ब्रांच ऑफिस से जुड़े हुए अधिकारी भी आते हैं। और वो ऐसा प्लेटफॉर्म है एक दिन की एक ही जगह पे सारे ईएसआईसी के अधिकारी मौजूद होते हैं, अपने 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 डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। तो वर्कर जाकर के जिसको जो दिक्कत है, अगर उसको इलाज में दिक्कत है तो वो जाकर मीटिंग में मेडिकल के सामने अपनी बात रखे, मेडिकल ऑफिसर के सामने। अगर उसको पेमेंट नहीं आ रहा है तो ब्रांच ऑफिस मैनेजर रहेंगे, उनके सामने अपनी बात रखते हैं यहाँ पे।
बिल का रिमबर्समेंट नहीं हो पा रहा है, तो डिस्पेंसरी से संबंधित कार्य सिविल सर्जन आते हैं वहां पे जाकर अपनी बात हो रख सकता है। तो वो उस समय पे वो मीटिंग में उसको समाधान मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। वो लोग उनका, क्योंकि उनका ड्यूटी होता है, या वो उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसी दिन उस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि वर्कर निराश होकर ना जाए। वेरी गुड। हम वर्कर्स को ले जाते हैं सुविधा समागम। जी, पिछले 7 सालों में सैकड़ों वर्कर को ले जा चुके हैं, और उन वर्करों का निदान भी हुआ है, जो हमने बिल्कुल देखा है, तो वर्कर खुश भी होते हैं। तो इस मीटिंग के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को, लेकिन ये मीटिंग वर्कर को जाना चाहिए और अपनी बात को, समस्या को रख के समाधान वहां से पाना चाहिए, वर्कर को डिमांड करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इतना कुछ करने के बावजूद कई बार ऐसा भी होगा कि वर्कर का बिल रिजेक्ट ही हो जाता है, अस्वीकार हो जाता है, फिर क्या करे वर्कर? ये किसी कारण से वर्कर का बिल रिजेक्ट हो जाता है, पहली बात तो सर, वर्कर का बिल जल्दी रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब आप क्लेम फाइल सबमिट करते हैं उसमें बहुत समय लगता है क्लेम फाइल जमा करने में। तो जब मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, जो क्लेम फाइल जमा करने का इंचार्ज होता है, वो जमा करते समय ही सारे बिलों को, सारे फॉर्म को प्रॉपर चेक करता है, और चेक करने के बाद में उसको रिसीविंग देना पड़ता है। तो रिसीविंग लेना बहुत जरूरी है, तभी वो इसलिए वो पूरा फाइल चेक करता है। लेकिन अगर किसी कारण से कोई कोई फाइल क्लेम फाइल रिजेक्ट होती है, तो उस संबंध में रिजेक्ट क्यों हुई है, वो रीजन लेकर के वर्कर को उसका एक अस्वीकृत प्रमाण पत्र या लेटर मिलता है, रिजेक्ट रिजेक्ट लेटर मिलता है उसको, कि ये फाइल रिजेक्ट क्यों हुई है। तो वर्कर अगर रिजेक्ट फाइल होती है, तो उस लेटर को प्राप्त करे, उसमें जो कमी लिखी गई है उस कमी को पढ़े, अगर वो नहीं पढ़ सकता किसी से पढ़वाए, और पढ़ने के बाद उस कमी को पूरा करे, और पूरा करने के बाद में वापस क्लेम फाइल जमा करवाए, उसके बाद दोबारा जमा हो जाएगी। ये तो उसको दोबारा फाइल जमा नहीं हो रही है, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो फाइल नहीं जमा कर पा रहा है, तो उसके लिए वो वापस से वही मीटिंग में जा सकता है, सुदर्शन मीटिंग में, वहां पर जाकर के सुदर्शन मीटिंग में जाकर के आरओ के सामने, एसआरओ में, डायरेक्टर के सामने अपनी बात को रखे, वहां से उसको समस्या का समाधान किया जाएगा। ये इसका प्रोसेस है कि अगर कोई चैलेंज आता है तो उसको रिजेक्ट लेटर मिलता है, और समस्या को दूर करके उसको वापस से बिल जमा किए जाते हैं, और ऐसे जमा करती है दोबारा फाइल को। गुड गुड गुड। और अगर कोई वर्कर ईएसआई में पंजीकृत ही ना हो, उसके पैसे नहीं कट रहे हो, पंजीकृत ना हो, और ऐसी कोई इमरजेंसी की हालात बन जाएं और वो खर्च कर लेता है, तो फिर उसका कुछ हो सकता है? जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, जहां पे वो काम कर रहा है, क्या उस फैक्ट्री में उसके अलावा और कोई वर्कर ऐसा है जिसके पास एसआई कार्ड है, लेकिन खुद के पास एसआई कार्ड नहीं है? अगर ऐसा है, तो अगर किसी वर्कर के पास एसआई कार्ड नहीं है, उसकी कंपनी में किसी वर्कर के पास एसआई कार्ड है, तो इसका मतलब ये होता है वो कंपनी एसआईसी में पंजीकृत है। और यदि कोई फैक्ट्री किसी एसआईसी में पंजीकृत है, तो ऑटोमेटिक वो वर्कर पहले दिन से ही एसआईसी में पंजीकृत माना जाता है, भले उसके पास एसआई कार्ड ना हो, लेकिन वो एसआईसी में पंजीकृत है। तो मेरे कि अपने ज्वाइनिंग के समय अपना एसआई कार्ड मांगे, ताकि आप एसआईसी में पंजीकृत पहले दिन से ही हो, इसमें कोई विलंब विलंब न करें। और आप ये मत समझे कि हमने इमरजेंसी में इलाज करवा लिया, मैं एसआईसी में पंजीकृत नहीं हूँ, कैसे रिमर्स मिलेगा। इसके बारे में पूरी जांच करें, तहकीकात करें, कंपनी से पूछें कि सर मेरा एसआई कार्ड आपने दिया नहीं है, आप एसआई कार्ड दीजिए, ताकि मैं बिलों का भुगतान प्राप्त कर सकूं। क्योंकि वो वर्कर एसआईसी में पंजीकृत होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि मैं एसआईसी में पंजीकृत हूँ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। बिल्कुल सही तो बात है, बहुत जरूरी बात है कि वर्कर इसकी मांग करें। लेकिन कार्ड ना भी मिले तो उनका हक बनता है, कार्ड ना भी हो तो हक बनता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी कंपनी में 10 से ज्यादा अगर लोग हैं तो वो ईएसआईसी में रजिस्टर होनी चाहिए। बिल्कुल सर। अगर है तो हक जरूर मिलेगा। अगर कंपनी ही रजिस्टर्ड ना है तो एक और गैर कानूनी मामला है, वो अलग ही बात है। जी अच्छा, ये बताइए कि आपने कई सारे ईएसआईसी के ऑफिसेज वगैरह की बात कर दी, तो लोग शायद कुछ कंफ्यूज हो रहे हो। तो ईएसआईसी में वर्कर को संपर्क करना हो तो कहाँ कहाँ कर सकता है, क्या क्या ऑफिसेज होते हैं? जी, देखिए ईएसआईसी में जो रीजन होता है, रीजन मतलब कि क्षेत्र होता है कि अगर मैं आपको उदाहरण समझाऊं कि हरियाणा एक अपना स्टेट हो गया, महाराष्ट्र अपना एक स्टेट हो गया भारत में, गुजरात अपना एक स्टेट हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल आ गया। तो ये जो क्षेत्र होते हैं, इनमें ईएसआईसी के रीजनल ऑफिस होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय जिनको बोलते हैं। और किसी किसी रीजन बहुत बड़ा होता है, जैसे मैं बात करूं कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पे 4 रीजनल ऑफिस हैं, जिसमें अभी हमारा जो सेंटर चल रहा है पुणे में, इसका जो मुंबई में जो महाराष्ट्र की बात करूं, तो महाराष्ट्र में रीजनल ऑफिस मुंबई में है, लेकिन सब रीजनल ऑफिस उप क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में है, विवेकवाड़ी हम्म। में। हम्म। तो ऐसे ही हरियाणा में बात करूं, रीजनल ऑफिस जो है, क्षेत्रीय कार्यालय, वो फरीदाबाद में है, लेकिन उसका उप क्षेत्रीय कार्यालय गुड़गांव में है, सेक्टर 34 में। तो ये ऐसे ऑफिस होते हैं। अगर गुड़गांव की बात करूं एसआरओ में, तो गुड़गांव में एसआरओ सेक्टर प्लॉट नंबर 34 सेक्टर 47 में गुड़गांव में है। पुणे की बात करूं तो बेवेवाड़ी में ईएसआईसी का उप क्षेत्रीय कार्यालय है। तो ये जो ऑफिस होते हैं, यहाँ पे जाकर के वर्कर संपर्क कर सकता है। और अगर आपको जानकारी नहीं मिल रही है इन ऑफिसों की कहाँ पे है,
तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर उसमें भी दिक्कत है तो आप हमको फोन करें, श्रमिक सहायता सुविधा केंद्र सिविल फाउंडेशन को। हम बताएंगे आपको कि आप किस क्षेत्र में जहाँ रहते हो वहाँ पे आपका क्षेत्रीय कार्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पड़ता है, आपके लिए आसानी हो जाएगी संपर्क करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स को समझना चाहिए। कई बार मैं वर्कर से मिलता हूँ जो ऑफिस ही ढूंढ रहे होते हैं कई दिनों से ईएसआईसी का। ये सुविधा ऑनलाइन पर भी है और हेल्प डेस्क भी, उनका एक नंबर है ना ईएसआईसी का जो हम नीचे दिखा देंगे, 1800112526। यहाँ पर भी वर्कर फोन कर सकते हैं। अच्छा अमितेश, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। कोई फाइनल मैसेज हमारे साथियों के लिए बिल रिम्बर्समेंट के बारे में? देखिए सर, ईएसआई एक बहुत अच्छी योजना है और इसमें बिल रिम्बर्समेंट के साथ में और भी बहुत सारी फायदे वर्कर को मिलते हैं, जैसे बीमारी हेतु लाभ, मातृत्व हेतु लाभ, अपंगता हेतु लाभ, अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि व्यय, अंतिम संस्कार व्यय हेतु लाभ। तो ये मेडिकल, सबसे बड़ी हेल्थ मेडिकल हेल्थ लाभ है, वर्कर को इलाज उसके पहले दिन से ही फ्री मिलता है। लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, बिल रिम्बर्समेंट। तो ये जो ईएसआईसी की स्कीम है, बिल रिम्बर्समेंट हो गया, जो मैंने अभी बात बताई आपको, इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी बात होता है वर्कर को इन योजनाओं को समझना। हम्म। अगर वर्कर समझ नहीं पाएगा तो इन योजनाओं का लाभ वो कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ईएसआईसी इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट स्कीम है। अब इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए समझदारी बहुत जरूरी है। तो आप बिल रिइंबर्समेंट कोई टिपिकल प्रोसेस नहीं है, हाँ इसमें कागजी कार्रवाई ज्यादा है। आप उसको समझें, और अगर समझ में नहीं आता है तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप श्रमिक सहायता सुविधा केंद्र जो सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित है, आप संपर्क करें, और वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको पूरी मदद करेंगे कि कैसे एक फॉर्म भरना है, कैसे क्या दस्तावेज लगाने हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो काम आप हमने ये देखा है कि वर्कर हमको ये फीडबैक देते हैं कि सर अगर आप नहीं मिलते, सेफ फाउंडेशन में नहीं जाते, तो शायद हम ये बिल हमको जमा करने में कई साल लग जाते हैं या कई महीने लग जाते हैं हमको। लेकिन आपकी मदद से हमने ये बिल जल्दी जमा कर लिया, 1 महीने में जमा हो गया मेरा फाइल, 15 दिन में मेरा फाइल जमा हो गया। अगर फाइल प्रॉपर भरी होगी तो रिवर्समेंट भी बहुत जल्दी उनको हो जाता है। तो सही जानकारी सही तरीके से सही समय पे इस्तेमाल करना है, ताकि वर्कर को आसानी से उसका हित लाभ मिल सके, उसको कोई दिक्कत ना आए। ये मेरा लास्ट मैसेज है सर। बिल्कुल सही बोला आपने। और जैसे आप बोल रहे हो कि वर्कर और उनकी फैमिली, तो जो लोग इस बारे में समझ जाएंगे वो अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी इसको यूज कर पाएंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो मेडिकल के खर्चे की वजह से डेट में चले जाते हैं, लोन में चले जाते हैं। यस। और वो खर्चा अगर हम ईएसआईसी से ले पाए, जो लोग भी 10 ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ 10 लोग से ज्यादा हैं जिनको ईएसआईसी से पंजीकृत होना चाहिए, तो ये लाखों लोग करोड़ों रुपए बचा सकते हैं अपने कुल मिला के। तो जरूरी है। और अगर कहीं पर हमारे सेंटर नहीं है तो हम यहाँ स्क्रीन के नीचे इंडिया लेबर लाइन का भी एक नंबर दे रहे हैं, वहां पर भी फोन कर सकते हैं और वहां से भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि वो हमारे पार्टनर हैं। शुक्रिया मितेश, फिर बात करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।